और बड़े सियासी बयान पॉलिटिकल पंच में। ये पेपर में मैंने कल खुद पढ़ा कि बिहार से लोग लाए गए थे उस चीज को, कार्यक्रम को कराने के लिए, और कोई भी जो वक्त के लिए हिमायत करने के लिए जो रैली निकल रही है, जो कुछ भी अपने मुजाहरे प्रोग्राम जल्द से हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कानून के दायरे में रहने की हम सब अपील कर रहे हैं। 2019 से बहुत कुछ सोच रहे थे, बड़ा अच्छा हुआ 400 सीटें नहीं मिली उनको पार्लियामेंट में, वरना अम्बेडकर जी के संविधान जी की जगह मोदी जी का संविधान होता। कान खोलकर सुन लें, 145, 142 अनुच्छेद, उसी तरह 25 और 26 अनुच्छेद, 14, 15 अनुच्छेद, ये अक्षुण है। आप में हिम्मत नहीं कि अब आप इसको बदल दें। कंट्री फर्स्ट, जो कंडीशन बांग्लादेश में थी वही बंगाल में है। और हमको एक बात समझ में नहीं आती, जहां इन लोगों की संख्या अधिक होती है और हम लोगों की संख्या कम होती है, वहीं पर आक्रमण क्यों होता है? जब नौकरी की बात आती है तो ये औरंगजेब को याद करने लगते हैं, हुमायूं को, बाबर को याद करने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, अकबर ये राजा थे। इस देश का मुसलमान हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलता है, बाबर और औरंगजेब के बताए हुए रास्ते पर कोई मुसलमान नहीं चलता। औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है। हिंदुओं के घरों को, जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैंने कहा कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम के साथ खड़ी हूँ, मैं मोहम्मद शमी के साथ खड़ी हूँ, पर मैं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं खड़ी हो सकती ना कि जो बरसात पाकिस्तान में हो रहा है और यहाँ छाता खोलकर बैठेंगे कि मैं भीग जाऊंगा। गजब यहाँ के विपक्ष है, बेशर्मी की हद पार कर दिया है। और सारे के सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं ये मौन है। यहाँ सैकड़ों संख्या में हिंदू मारे गए, सब मौन है। मुसलमानों की उनके वोट चाहिए और हिंदू कट रहा है, कटने दिया जाए, ये इनकी सोच है। आप हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मानो, ये चलता है, होना चाहिए, लेकिन हिंदू पर अत्याचार होगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सांप्रदायिक कहलाने लगे। ये तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्षी राजनीतिक दल ये समाज में विग्रह पैदा करना चाहते हैं और बीजेपी सबको जोड़ना चाहिए। आम मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं। कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट बनाया, वक्त के नाम पे संपत्तियों की लूट मची है। मेरे जनपद में आज मुझे पता लगा है 250 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो भोले भाले मुसलमान उन्हें मोहरा बना के ये बड़े लोग अपनी राजनीति करना चाहते हैं, धार्मिक आधार पर देश को बांटना। जो हमने रिपोर्ट बनाई है, वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो पॉलिटिकल पंच में हमने आपको दिखाया कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिन भर किस तरह के सियासी वार पलटवार पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर करते रहे। वक्फ कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद विपक्ष तो खुश है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई यानी कि अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार को जवाब देने को कहा है और वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट के अंदर रखी गई दलीलों में वक्फ बाय यूजर, गैर मुस्लिम मेंबर्स और कलेक्टर को अधिकार जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा फोकस में हैं। और कोर्ट ने कहा है कि कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी दिखती हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि वक्फ पर सस्पेंस बरकरार और 5 मई का इंतजार। अदालत में लड़ाई किस ओर जाएगी सुनवाई? इन तमाम बारीकियों को समझने और विवाद के मुद्दों का असली विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे जाने माने वकील और लॉ एक्सपर्ट्स। दोनों पक्षों की दलीलों और दावों का क्या असर होगा, कौन सा पैंतरा कारगर होगा, आज जानने की कोशिश करेंगे महाबहस में। और इस वक्त जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, विकास गर्ग जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, प्रकाश पांडे जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अब्दुल मन्नान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस पैनल पर। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले
नजर डालते हैं महाबहस के आज के सवालों पर, जो इस चर्चा के माध्यम से हम पूछेंगे ताकि चीजें स्पष्ट हो सके। वक्फ पर सस्पेंस बरकरार, 5 मई का इंतजार। इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वो 5 मई को होगी। दोनों तरफ की दलीलें जो हैं वो सुनी जाएंगी, उसके बाद ही अदालत इस पर कोई अंतिम आदेश जारी करेगी। अदालत में लड़ाई किस ओर जाएगी सुनवाई, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसे दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करके आगे रख रहे हैं। कानून के विरोध की दलील कितनी दमदार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कानून के विरोध में दलीलें थी वो रखी गई हैं। अब मौका सरकार का है, सरकार को इस पर जवाब देना है। और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अश्विनी दुबे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, और प्रकाश पांडे जी फिलहाल हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। सबसे पहले अश्विनी दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, ये बताइए, सबसे पहला एतराज और जो सवाल इस कानून या कह लीजिए जब ये बिल के रूप में आया वो ये था कि आपने 10 साल से ज्यादा सरकार चलाई, अब तक तो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, अब अचानक से कैसे मुसलमानों की स्थिति सुधारने का ख्याल आया और क्यों इतनी जल्दबाजी में इस बिल को कानून बनाया गया? ये सवाल है जो पूछ रहा है विपक्ष। हुआ था, उसमें संशोधन हुआ, जो भूल हुई उस भूल को सुधारने की कोशिश हुई। भूल क्या हुई आस्था जी? स्वतंत्र भारत में जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन पैदा हो गया एक मजहबी जमींदार जिसे इस बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके पास रेल और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। पूजा जी, आस्था जी, भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश में कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो ये कैसा कानून है कि जो धर्म विशेष की बात करता है? आस्था जी, आपकी जमीन कोई लेगा तो आप सबसे पहले कोर्ट में जाएंगी, अदालती प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन ये एक ऐसा कानून है कि इसमें बोर्ड और बोर्ड में वही मुतवल्ली, वही बोर्ड के सर्वेयर वही डिसाइड करेंगे। यानी रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि अगर उंगली कर दिया कि ये वाली जमीन हमारी है तो फिर उस जमीन का जो मालिक है कागज लेकर घूमता रहे बोर्ड के सामने, बोर्ड के मेंबर्स के जो अगर चाहे तो वो डिसाइड करके वापस। लेकिन इस पर एक दलील और जो ऐतराज है अश्विनी जी वो ये भी है कि जब वक्फ या इस्लामिक मसाइल कोई समझेगा नहीं, जैसे इसमें 2 हिंदू मेंबर्स की बात हो रही है, तो इसको इस बात को लेकर ऐतराज जताया जा रहा है कि जब वो धार्मिक समझ नहीं रखते तो उनका इसमें क्या काम है, वो इस मामले को कैसे हैंडल कर सकते हैं और उनकी जरूरत क्या है। और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में काशी विश्वनाथ का जो ट्रस्ट है उसका भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, या किसी हिंदू मंदिर का ट्रस्ट एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या उसमें ऐसा कोई हो सकता है जो दूसरे धर्म का ताल्लुक रखता हो? सुनिए, तो ट्रस्ट में और ये जो वक्फ एक्ट है इसमें अंतर है। आप भारत में कोई आप हिंदू बोर्ड देखती हैं क्या? रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, और रिलीजियस एंडोमेंट वो है जैसे तमिलनाडु और बाकी राज्यों में जो मंदिरों को कंट्रोल करते हैं, उसका आईएएस का कोई जाति होती है, डिस्ट्रिक्ट जज की कोई जाति होती है, हाई कोर्ट जज की कोई जाति होती है। लेकिन यहां पर वक्फ बोर्ड में आप देखेंगे तो उसी कम्युनिटी के आप मुतवल्ली देखेंगे, उसी कम्युनिटी के आप एमपी देखेंगे, उसी कम्युनिटी के एमएलए देखेंगे, बोर्ड मेंबर्स देखेंगे, स्कॉलर देखेंगे, और पब्लिक एक्सचेकर से जाएगा। दूसरा, भारत देश में तमिलनाडु में एक तिरुचंदराई विलेज है जिसमें कि अपनी जमीन वहां पर वो नहीं बेच पा रहे क्योंकि बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि हमारा पूरा एरिया है। गोविंदपुर विलेज। बिल्कुल, और इस तरह के एक नहीं कई ऐतराज हैं अश्विनी जी, विस्तार से मैं आपके पास फिर लौटूंगी, लेकिन प्रकाश पांडे जी हमारे बीच में, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। प्रकाश पांडे जी बताइए, ये 2-3 मुद्दे हैं इस संशोधन कानून के तहत जिस पर सबसे ज्यादा बहस है। एक तो ये कि बोर्ड के अंदर 2 हिंदू मेंबर्स की जो बात हो रही है, दूसरा ये कि इसमें जो कहा जा रहा है कि भाई आप बहुत सारे हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या उसमें आप ऐसा कर पाएंगे, मुतवल्ली और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी भूमिका क्यों होनी चाहिए, क्या किसी ऐसे हिंदू संस्था में भी उसको किया जाता है? तो ये भी एक दलील है। आस्था जी, सबसे पहले तो जो बोर्ड, काउंसिल और ट्रिब्यूनल का डिफरेंस है वो समझना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा। और जो कंफ्यूजन है ना वो इस पॉइंट पे आके टिक रहा है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पुराने एक्ट में 1995 वाले एक्ट में जो 2013 में अमेंड हुआ था, सेक्शन 83 में दे रखा है, उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं। एक जो मेंबर होगा स्टेट जुडिशियल सर्विस का होगा, एडीजे लेवल का होगा एटलीस्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल का जो एडीजे नॉर्मली होते हैं हर जगह पे। एक पीसीएस अधिकारी होगा स्टेट का, और एक मेंबर जो है वो मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट होगा।
जो कि इनरोल्ड एडवोकेट होना चाहिए। सेक्शन 83 ओल्ड एक्ट का आप उठा के देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर ये चीजें मिल जाएंगी। अच्छा। तो उसमें ये सवाल कि आप अपने कॉज में आपके लोग ही उसको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो अमेंडमेंट आया, जो बड़ा विरोध का सबब बना, वो मुद्दा ये था कि जो वक्फ काउंसिल हैं, जो वक्फ बोर्ड्स के वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, और जो वक्फ बोर्ड है उसमें आपने नॉन मुस्लिम मेंबर्स के इंक्लूजन की बात की। उस पॉइंट पे कोर्ट का डिससेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा था प्रोसीडिंग्स के दौरान, दोनों दिन की प्रोसीडिंग्स के दौरान। और एक बड़ी बात और आप देखेंगी, अगर आप लास्ट ऑर्डर जो कल पास किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो ऑर्डर आप देखें तो वहां पे ऑन द स्टेटमेंट ऑफ सेंटर जो सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता अपीयर हो रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के बेस पे इंटरिम ऑर्डर्स जो भी आए, इसको इंटरिम ऑर्डर्स हम लीगल लैंग्वेज में नहीं कह सकते, बट अगली तारीख तक कोर्ट ने कुछ राहत दी है। और कोर्ट ने ये कहा है कि आप कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट पे जो चीजें थी, वक्फ बाय यूजर अगर रजिस्टर्ड है और नोटिफाइड है तो उस प्रॉपर्टी का कैरेक्टर आप नहीं चेंज करेंगे। एक बात अभी आपने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कलेक्टर की पावर्स पे। आस्था जी, बड़ा सिंपल सा एक सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन है जो पूरी दुनिया में चलता है, नो वन शैल बी जज इन हिज ओन कॉज। आपका डिस्प्यूट किसके साथ है? जो उस अमेंडमेंट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, डिस्प्यूट किसके साथ है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कलेक्टर है। ठीक है। अब वही सर्वे करेगा और साइमल्टेनियसली विदाउट रीचिंग एट एनी कंक्लूजन वही कलेक्टर आपकी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाइड कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी को। अगर वक्फ पे कहीं गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, वक्फ के मुतवल्ली के बीच कोई डिस्प्यूट आता है, तो कलेक्टर को आपने पावर दे दी कि आप उसका सर्वे भी करो, आप इन्वेस्टिगेशन भी करो, और टिल पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप उसको डिनोटिफाई कर दो। जो कि मतलब बहुत ही एक एब्सर्ड सा प्रोपोजिशन था लॉ का। वी कांट से एनीथिंग बिकॉज कि ये कोर्ट के सामने है और कोर्ट इस पे संज्ञान ले रही है। तो इस तरीके की चीजें थी जिसके विरोध में पिटीशन फाइल। ठीक है, हमारे साथ विकास गर्ग जी भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। विकास गर्ग जी, अब बताइए, 2-3 तरह की बातें हैं। एक तो जो देश का विपक्ष है या विपक्षी दल है वो उस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि इसकी जरूरत क्या है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई इसकी जरूरत भी है, और थी तो उस पर पहले सुध क्यों नहीं ली गई। और जिस फॉर्म में इसको लाया गया, कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ जेपीसी और सारी प्रक्रिया को जल्दी जल्दी पूरा कराकर उसको कानून बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी ये है कि भाई बहुत ही रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि जब किसी कानून को वापस कर दे या खारिज कर दे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसने कहा कुछ खूबियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। हाँ जी, देखिए, इसमें अगर हम डिबेट की बात करें और जिस तरह से ये एक्ट आया है, जब बिल लेके आए थे तो इसमें 97 लाख, मैं कुछ फिगर्स दूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उनके लिए। 97,27,772 एप्लीकेशंस, मेमोरेंडम, सजेशंस कमेटी के पास आई थी, जिसको कि गवर्नमेंट ने और ज्वाइंट कमेटी ने देखा। आज तक किसी भी बिल में इससे ज्यादा इतनी तादाद में इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस और सजेशंस और अमेंडमेंट्स में जब भी कोई बिल आता है तो ये सजेशंस पब्लिक से मांगी जाती हैं। ठीक है। इसमें 284 डेलीगेशंस थी। जो डेलीगेशंस थी, स्टेक होल्डर्स थे, ज्वाइंट कमेटीज आई जिन्होंने सजेशंस दिए। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बैठ के अंदर पीछे खाने में कोई एक्ट बना दिया है। बिल जब बना तो सजेशंस ली गई, पब्लिक की सजेशंस आई और उनको देखा गया। एक एक सजेशन को गवर्नमेंट ने देखा है। 25 स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स एंड यूटीज ने 25 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज ने भी अपनी सजेशन सबमिट की। लीगल ल्यूमिनरीज, आपके रिलीजियस लीडर्स, चैरिटेबल सोसाइटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब लोगों से सजेशन आई है इसमें जब ये एक्ट लेके आए हैं। तो ये कहना कि एक्ट ऐसा बना दिया है कि वो एक्ट किसी भी तरीके से किसी एक समुदाय के अगेंस्ट है या बिल्कुल ही चेंज कर दिया, तो अगर हम 2013 में इस बात को ले जाएं, जब यूपीए गवर्नमेंट होती थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर डेट पे इलेक्शंस डिक्लेयर, कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे 100 समथिंग प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया था। वो क्यों किया गया था, ये बात कोई भी ऑपोजिशन करने वाला नहीं बात करेगा इस बारे में।
आज जो पार्टीज अपोज कर रही हैं इसको, या जो लोग अपोज कर रहे हैं, उनको इस बात को भी जवाब देना चाहिए कि क्या आज की गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने वाली है, या यूपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ऐसा क्यों किया था? आपने एक अमेंडमेंट लेके, आपने उसके अंदर लेके आए कि आप ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा एक सेक्शन का, कि कोई भी अगर वक्फ बोर्ड ने कोई भी डिसीजन दिया तो उसका किसी भी कानून के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, वो किसी भी कानून के ऊपर वो बात चलेगी, कोई भी। अच्छा, ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं, ये बड़ी दलील दी जा रही है। अब्दुल मन्नान जी हमारे बीच में, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अब्दुल मन्नान जी, इस पर क्लैरिटी चाहती है जनता भी, और वो ये जानना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि पूर्व में ऐसा कोई फोरम नहीं था कि आप वक्फ बोर्ड के फैसले को या उसके क्लेम को चैलेंज कर पाए, ऐसा कोई ट्रिब्यूनल नहीं था, और अब नए कानून के मुताबिक आप हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं, और उसकी एक व्यवस्था बनाई गई है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसे लेकर भी एक भय की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अब्दुल मन्नान जी फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये सवाल मैं लिए चलती हूं, यहां पर प्रकाश पांडे जी हमारे बीच में। प्रकाश जी, मामला है ओवरराइडिंग इफेक्ट और तमाम चीजों का, तो ये सभी यहाँ पे कानून विशेषज्ञ हैं, सारे एडवोकेट्स हैं, तो सबको ये मालूम है कि कोई भी स्पेशल एक्ट जब होता है तो उसके ओवरराइडिंग इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करेंगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने से वो निकेश ताराचंद शाह और देन एक जजमेंट और आया था, बड़ा जजमेंट है उस पर, विजय मदन लाल चौधरी, वो हर जगह वो चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। जो सवाल है, हम लोग यहाँ पॉलिटिकल मोटिव को डिस्कस करने नहीं बैठे, हम लोग कानून की संजीदगी पे बात कर रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो एक राइट है हमारे पास, पिटिशनर्स के पास, तमाम लोगों के पास, कि सेक्शन आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको परमिट करता है कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और जहां आपके फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो रहे हैं वहां आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जहां लीगल राइट्स हैं आप आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट आ सकते हैं। इसके अलावा ये भी सेटल्ड है इस देश में कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाके नहीं होगा। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 26 में रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट एस्टेब्लिश, मैनेज और ऑपरेट करने की परमिशन देता है माइनॉरिटीज को। तो उसी राइट पे जब कुठाराघात हुआ तो लगभग 70 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई, और अब चूंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने और बड़ी अच्छी दलीलें पेश की गई दोनों पक्ष की तरफ से, हम लोग अभी चूंकि वी आर नॉट जजेस तो हम नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखेंगी तो दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और बड़े विस्तार से रखी। अब कमी कहाँ रह गई कि जब कल की प्रोसीडिंग्स थी तो समय तो सेंटर की तरफ से ही मांगा गया ना, भाई आपकी कैविएट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, आपको तकरीबन 8 से 10 दिन पहले पता चल गया था कि ये पिटीशन हियरिंग पे आ रही हैं, अब आप आके कहते हैं कि समय चाहिए हमें, तो कहीं ना कहीं भाई कल ही डिसाइड हो जाता ना, आप अगर तैयार होके आते तो कई चीजें कल ही डिसाइड हो जाती। ठीक है प्रकाश जी। अश्विनी जी, अब यहां पर जो दलील आई है कि सरकार ने समय मांगा है, आपकी तो कैविएट लगी हुई है। नहीं सरकार निश्चित, देखिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर चल रहे कानून में पार्लियामेंट संशोधन लेकर आएगी और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसको हमें सुन करके इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो संवैधानिकता है वो हम चेक करें, लिटमस टेस्ट देखें, जरूरी नहीं है कि हम उसके मुताबिक तुरंत हमने डिसीजन ले लिया तो वो इफेक्ट में नहीं आए, उसके पहले हमेशा अदालतें इंश्योर करती हैं कि इसको तब तक के लिए रोक दीजिए जब तक हम सुनवाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो वक्फ एक्ट का संशोधन है उस पर रोक लग गई है, पहला नंबर ये है। दूसरा यह है कि आस्था जी, भारत में 3 तरह की अदालतें हैं। एक यूनियन जुडिशियरी है आर्टिकल 124 से 146 में, एक हाई कोर्ट है आर्टिकल 214 से 231 में, सबऑर्डिनेट कोर्ट है आर्टिकल 233 से 237, यानी प्रॉपर्टी का किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा तो वो डिस्प्यूट अदालती प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। आप ये बताइए, एक ऐसा वक्फ ने, एक बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन मेरी है तो सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार हो गई। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि मेरे पास इस बात का बिलीव है, रीजन टू बिलीव है कि ये कभी वक्फ की संपत्ति हुई थी, तो आप कहां जाएंगे? बोर्ड के पास। बोर्ड में एक समुदाय के लोग, उसके बाद कहां जाएंगे? आप जाएंगे सीधे सीधे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल में एक समुदाय के लोग,
दूसरी बात अभी और एक, कलेक्टर आज से नहीं, जब से ये व्यवस्था आई औपनिवेशिक काल में, तब से लेकर अब तक लैंड रेवेन्यू के उस जिले के वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तहसीलदार म्यूटेशन देखता है, उसकी अपील एसडीएम के पास, एसडीओ के पास आती है, एसडीओ की कलेक्टर के पास आती है, उस जिले की लैंड नोटिफाई होती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये तो होता है जब से मतलब अंग्रेज थे देश में, ये व्यवस्था तब से होती आई है और इसका जो राइट है वो डीसी के पास है। अब्दुल मन्नान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। अब्दुल जी, अब इसको आप किस तरह से समझाएंगे कि मौजूदा संशोधन कानून जो बना है, कुछ ऐसी चीजें जिनके प्रोविजन नहीं थे एग्जिस्टिंग व्यवस्था में, उनको किया गया? आस्था जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये मामला जो है वक्फ के संबंध में नहीं है। ये मामला जो है संविधान के उल्लंघन के संबंध में, संविधान में विभिन्न जो अनुच्छेद है उनके उल्लंघन के संबंध में है। ये कानून जो है आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 300A का डायरेक्ट उल्लंघन करता है और उसी संदर्भ में जो है ये कानून जो है वो गैर कानूनी है। अच्छा, गैर कानूनी आप किस लिहाज से इसको कह रहे हैं? पार्लियामेंट ने बनाया, पूरी प्रक्रिया में जेपीसी में रहा, जी। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसीलिए दखल दिया है कि ये संविधान का मसला है, ये किसी जाति, संप्रदाय, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये मामला जो है संविधान के विभिन्न अनुच्छेद का मसला है, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें दखल दिया है और इंटरिम ऑर्डर पास किया है। विकास गर्ग जी, देखिए ये जो यहाँ पे जिस तरह से ऑपोजिशन कह रहे हैं कि अभी मेरे को बताया कि जिस तरह बोल रहे हैं कि भाई ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। एक एक्ट पार्लियामेंट लेके आई है, पार्लियामेंट में जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पब्लिक ने ही बिठाए हुए हैं, उसमें मुस्लिम, हिंदू, हर समुदाय के लोग वोटिंग करते हैं और उनको लेके आए हैं और उन्होंने एक एक्ट बनाया है। वो एक्ट अभी सब जुडिस है। आप लोगों ने, जिन्होंने भी पिटिशंस डाली हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है मैटर को। और ये कि पिटिशन 2 हफ्ते पहले पता लग गई थी और रिप्लाई पहले ही तैयार होना चाहिए था, ये एक नया तरह का आर्गुमेंट है जो हमने कभी नहीं सुना। कोर्ट ने अगर कोई स्टे का बात की, लंदन सॉलिसिटर जनरल ने टाइम मांगा, कोर्ट ने टाइम दिया, तो इसमें कि टाइम क्यों मांगा, रिप्लाई पहले से ही तैयार होना चाहिए था। स्टे ऑर्डर अगर कोर्ट का है कि कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे का एक अंदेशा दे रही है कि स्टे कर सकते हैं हम अगर आप कुछ करना चाहेंगे, तो लंदन सॉलिसिटर जनरल सेड कि भाई मैं थोड़ा टाइम मांग रहा हूं, हम 1 हफ्ते के अंदर फाइल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कोई भाग रहा है किसी भी चीज से। एक एक्ट पास हुआ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया है और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली जितनी भी चीजें की गई हैं वो शायद मुस्लिम समुदाय के फेवर में ही जाएंगी, पर जब कोई एक्ट बनता है तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन एक्ट बना उसी दिन हम शोर मचाना शुरू कर दें, अरे भाई बहुत गलत एक्ट बन गया है। हम लोग अगर सब लॉयर्स हैं तो हमारी भी ड्यूटी है कि पब्लिक को एक मैसेज दें कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपकी प्रॉपर्टीज छीन ली जाएंगी। वक्फ बोर्ड के पास अगर कोई प्रॉपर्टी दी है, ठीक है, वो एक वहां पे धर्म कार्य के लिए कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को दान देता है। मुस्लिम लेडीज के लिए, वुमेन जितनी मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इस पर मैं आ रही थी। प्रकाश पांडे जी, महिलाओं को अधिकार मिले, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने से पहले महिलाओं को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। पहले ये एक समझ थी कि भाई ऐसा करना है, लेकिन अब कानून बनने के बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा कि इसके बगैर आप वक्फ नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा है कि ये व्यवस्था अब पूर्ण रूप से लागू होगी तो भाई इसमें महिलाओं का फायदा है जैसा कहा जा रहा है? आज तो देखिए, पहले तो एक मैं क्लैरिटी दे दूं, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर बार बार जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पीछे बात आ रही है ना कि मुतवल्ली और वही वन कॉज और कोई रेमेडी नहीं थी पहले के एक्ट में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 83 जो सेक्शन है, एक बार देखा जाए तो सिविल कोर्ट की सारी पावर ट्रिब्यूनल के पास थी। कॉन्स्टिट्यूशन जो बोर्ड का होगा वो मैंने बताया आपको शुरू में कि उसमें एडीजे रैंक के अधिकारी होंगे, उसमें एक पीसीएस अधिकारी होगा, एक कानूनविद होगा। इसके अलावा अगर कोई भी चीज ऐसी आती है जो हमारे वहां महिलाओं को, बच्चों को, पिछड़े तबकों को अगर कोई राइट प्रोवाइड कर रही है तो उसका समर्थन करने से किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए। और जो कोर्ट के सामने की बात है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें वक्फ
ट्रिब्यूनल का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो एज ए कोर्ट ही था, और हर लॉ में ये प्रिस्क्राइब है। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट अलग है, आर्म्स फोर्सेज का ट्रिब्यूनल अलग है, सबके लिए बने हुए हैं। तो उसमें कोई ऐसा मतलब अनोखी चीज नहीं थी यहाँ पे जो जिसमें आपको मेरे पास 30 सेकंड का वक्त और बचा है। लास्ट कमेंट अश्विनी जी। वक्त शब्द था ही नहीं तो वक्त का कैसे बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन और 389 सदस्यों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने संविधान बनाए। एक लाइन वक्त के बारे में कई डिस्कशन बता दी थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर की पैरवी कर रहे लोग कहते बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ। संविधान में था ही नहीं। ये तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए माइनॉरिटी के नाम पर जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, जुडाइज्म को, वहाइज्म को इग्नोर करते हुए कि वो भी माइनॉरिटी, उनके लिए नहीं, सिर्फ एक माइनॉरिटी के अपीजमेंट के नाम पर ये चलता रहा और ये जमींदारी खत्म हो गई। स्वतंत्र भारत में जमींदार नया पैदा हो गया, मजहबी जमीन लेने का। चलिए, कुल मिलाकर दोनों तरफ की जो दलीलें हैं और जिस स्तर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, ऐसा लग रहा है इस पर बहस अभी लंबी चलेगी। वक्त का तकाजा है। मुझे फिलहाल महाबहस को यही खत्म करना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कोर्ट के अंदर रखी गई दलीलों में वक्फ बाय यूजर, गैर मुस्लिम मेंबर्स और कलेक्टर को अधिकार जैसे मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी दिखती हैं। ऐसे में सवाल यह कि वक्फ पर सस्पेंस बरकरार और अब सबको 5 मई का इंतजार। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।